लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली है। बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से ही सबकी नजरें कांग्रेस पार्टी पर टिकी भी है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। वहीं अब कांग्रेस को जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पूनिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने जा रहे हैं। पीएल पूनिया को भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी से लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी। पहले भी बाराबंकी से पूनिया सांसद रह चुके हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चाणक्य सुनील बंसल के साथ पीएल पूनिया की बातचीत हो चुकी है। जल्द ही पीएल पूनिया बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में यह एक बड़ा झटका होगा। उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों में भाजपा को जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण विपक्षी दलों के नेताओं को लाकर भाजपा उन्हें सांसद का टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। हाल ही में जौनपुर से कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया। वह भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता तथा पूर्व गृह राज्य मंत्री थे। अब उत्तर प्रदेश में पीएल पूनिया को बाराबंकी से टिकट देने की बात सामने आई है। भाजपा सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार या गुरुवार को पीएल पूनिया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरात जाने वाली है। इसके पहले ही कांग्रेस विधायक अर्जुन मोर्ड द्वारा कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। गुजरात में जब राहुल गांधी की यात्रा होगी तब दूसरा बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को मिलने जा रहा है। बता दें कि पीएल पूनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। वह 2009 से 2014 के दौरान बाराबंकी से लोकसभा सांसद रहे हैं और 2014 से 2020 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। वह पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं देश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनेता एक दूसरे से दल में छलांग लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी प्रज्ञा वेणुगोपाल ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही थी और बीते दिनों उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो पार्टी छोड़ सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रज्ञा वेणुगोपाल ने कहा, मैं बीजेपी में शामिल होकर बहुत खुश हूं। मैं राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनावों से अपनी पार्टी में इतने सालों से खुश नहीं थी। मैंने आला कमान से शिकायत की थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं इस संबंध में पार्टी कमान से मिलने भी गई लेकिन मुझे उन्होंने वक्त नहीं दिया। मेरे पिता के साथ भी इन लोगों ने इसी तरह का व्यवहार किया था। वो भी पार्टी से नाराज थे, तभी मैंने यह निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि पंजाब का मुख्यमंत्री रहते भगवंत मान ने एक बार कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। भगवंत मान इस बात के लिए राजी थे कि सुक्खू मुख्यमंत्री बने और वे उनके डिप्टी सीएम के रूप में काम करने के लिए तैयार थे। एक साक्षात्कार में सिद्धू ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि किसने मुझसे संपर्क किया था। भगवंत मान साहब मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि पाजी, अगर आप मुझे कांग्रेस में शामिल करा दो तो मैं आपका डिप्टी बनने के लिए तैयार हूं, और अगर आप आम आदमी पार्टी में आने को तैयार हो तो भी मैं आपका डिप्टी बनने के लिए तैयार हूं। भगवंत मान के इस ऑफर पर सिद्धू ने सलाह दी थी कि अगर वह गंभीर है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल होने पर विचार करना चाहिए और दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहिए। इस सलाह के बाद दोनों के बीच आगे कोई बातचीत नहीं हुई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का यह दावा उनके आने वाले समय के राजनीतिक भविष्य और भारतीय जनता पार्टी के कथित दृष्टिकोण के बारे में चल रही अटकलों के बीच आया है।
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे संपर्क किया था। सिद्धू ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान यह बात कही। दरअसल उनसे उन अफवाहों के बारे में पूछा गया कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं और क्या पार्टी ने उनसे संपर्क किया है। उन्होंने इंटरव्यू की एक क्लिप अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। सिद्धू के दावों पर मान की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर मान के नेतृत्व वाली आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वे विमान और लग्जरी वाहनों में चलते हैं, लेकिन कर्ज पंजाबियों को चुकाना पड़ता है। मालूम हो कि 2020 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन होने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। चर्चा के दौरान सिद्धू ने साफ किया कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस में बने रहेंगे। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के प्रति अपनी वफादारी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे लिए उन्हें छोड़ना संभव नहीं है। सिद्धू ने कहा कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित हूं। अटकलें हैं कि सिद्धू की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो सकती है। हालांकि उन्होंने अब तक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे पंजाब कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और बैठकों से भी दूरियां बना रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए आयकर न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को कांग्रेस के बैंक खातों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की पार्टी की याचिका खारिज कर दी। वकील विवेक तनखा कांग्रेस की ओर से पेश हुए और ट्रिब्यूनल के आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, लेकिन ट्रिब्यूनल पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले आईटी रिटर्न के लिए जुर्माना अलग करने की कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ हम कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। इसके खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय जाएंगे। बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। यह पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। फरवरी में आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए 210 करोड़ की आयकर मांग पर पार्टी के 4 प्रमुख बैंक खाते जब्त कर लिए। पार्टी ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अगर उनके खाते फ्रीज कर दिए गए तो पार्टी बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने 21 फरवरी को आरोप लगाया कि मामले में सुनवाई और फैसला लंबित होने तक आयकर विभाग ने बैंकों को कांग्रेस आईवाईसी और एनएसयूआई खातों से 65 करोड़ से अधिक सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। अजय माकन ने लिखा, क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर का भुगतान करना आम बात है? नहीं। क्या भाजपा आयकर का भुगतान करती है? नहीं। फिर कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ की अभूतपूर्व मांग का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कांग्रेस पर आरोप है कि पार्टी ने वित्त वर्ष 2017-18 असेसमेंट ईयर 2018-19 का बकाया इनकम टैक्स नहीं चुकाया। शुरुआती बकाया 103 करोड़ था और देर से भुगतान पर अर्जित ब्याज 32 करोड़ था। 6 जुलाई 2021 को बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन 105 करोड़ किया गया। इसके बाद कांग्रेस ने आयुक्त अपील के समक्ष अपील की, लेकिन कर के अनिवार्य 20% का भुगतान नहीं किया। आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा कि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, पार्टी ने कुछ भुगतान किए लेकिन कर बकाया राशि पर विवाद नहीं किया। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो आखिर 14 साल बाद आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कोर्ट ने 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए मौलाना तोकी रजा बरेलवी को समन जारी कर दिया है। जहरीले मौलाना तोकी रजा 20 वर्षों से समाज में जहर घोल रहे हैं। आज भी जारी है और देश का कानून देखता ही जा रहा है।
यह कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? मौलाना तौकीर रजा को आखिर कोर्ट ने हाजिर होने को कह दिया है। इन्होंने बहुत भड़काऊ बयान देते हुए हिंदुओं को धमकी दी थी कि मैं खून की नदियां बहा दूंगा, उनके घरों आदि को आग लगा दूंगा। इसी सिलसिले में कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने को कहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विवादित बयानों के लिए कुख्यात कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा खान को साल 2010 में हुए हिंदू विरोधी दंगों का मास्टरमाइंड करार दिया है। इस मामले में विवादित मौलाना को 11 मार्च 2024 को कोर्ट में तलब किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 14 साल पहले हुए दंगे मामले में बरेली की कोर्ट ने आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को हिंसा का मास्टरमाइंड माना है। कोर्ट ने उन्हें 11 मार्च को तलब किया है। यह मामला मार्च 2010 का है, जब कोहड़ा पीर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था। तब प्रदेश में मायावती की सरकार थी। कोर्ट ने इस दौरान सीएम योगी का हवाला दिया और कहा कि सत्ता पर धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। बरेली में 2 मार्च 2010 को धार्मिक जुलूस निकालते वक्त दंगे भड़क उठे थे, जिसमें कई गाड़ियों को जला दिया गया और दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 300 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी और तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में चार्जशीट में उनका नाम नहीं डाला गया। कोर्ट ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा बरेली की प्रमुख दरगाह आला हजरत के परिवार से आते हैं। मुस्लिम समाज में उनकी बहुत मान्यता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने समाज को भड़काकर कानून में बाधा डालने की कोशिश करता है तो इससे दंगे होते हैं। मौलाना तौकीर रजा इसका उदाहरण है। अदालत ने कहा, यदि कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता पर बैठता है तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, जैसा कि दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताब फिलोसोफर किंग में लिखा है। प्लेटो ने कहा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हम न्यायसभा में एक बयान दिया था, जिसका बयान में प्लेटो ने धर्म के रूप में और मथुरा का जिक्र किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मामले पर विवाद बढ़ गया कि सत्ता में कोई धार्मिक व्यक्ति को होना रहा है तो क्योंकि उनका जीवन भोग का नहीं बल्कि त्याग एवं समर्पण का होता है। रजा के वर्तमान समय में सीएम योगी आदित्यनाथ और हंगामा उन्होंने उपरोक्त अवधारणा को सत्य साबित किया है। विरोध में भारत में दंगे की नमाज के बाद कारण यह भी है कि यहाँ जेल भरो आंदोलन एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण में लगे रहते हैं, जिससे उस धर्म विशेष के मौलाना प्रमुख लोगों का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि उन्हें लगता है कि अगर वो दंगे करवा के देंगे तो बच जाएंगे। पुलिस और प्रशासन पहले ही सतर्क हो गया था। उनके पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुनवाई कर रहे कि जज ने ज्ञान शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद यह विवाद देखने परिवार के डर से पूर्व जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में प्रकरण पर अपनी गिरफ्तारी देने की बात 32 पन्नों का धमकी बुरी तरह बौखलाए मौलाना, जिसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं। मथुरा ईदगाह मेरी माता जी लखनऊ में रहती है। छोटा भाई शाहजहांपुर में तमाते हुए कहा कि देश में उन्हें हमेशा मेरी सुरक्षा पैदा कर दिया गया है। परिवार ने कहा कि ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी रजा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद संविधान में दिए अधिकार के साथ शामिल नहीं किया गया। शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कर काम किया गया। ने कहा 2010 में किसकी सरकार के अधिकार को भी छीना जा रहा है। हम जुर्म होते किसी सूरत में सहन नहीं कर सकते और नहीं जय हिंद जय भारत। जब हम कुछ लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने सभी पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए के कुनबे में पुराने बिछड़े सहयोगियों को शामिल किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बाद ओडिशा में नवीन पटनायक से भी दोबारा दोस्ती हो गई है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भी बातचीत चल रही है, जो कृषि कानून के विरोध में कुनबा छोड़कर चले गए थे। इन चुनावी दोस्ती में ओडिशा की गलबहिया गजब की है, जहां 25 साल से सत्ता में बीजेडी 15 साल बाद फिर से गठबंधन में लौट रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। उसके बाद बीजेपी ने ओडिशा में विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च को ओडिशा के दौरे पर थे और उसी दिन सूबे के पूर्व सीएम बीजू पटनायक की जयंती भी थी।
पीएम ने बीजू बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसे अपना सौभाग्य बताया और लगे हाथ सीएम नवीन पटनायक को अपना मित्र कहकर संबोधित किया, जमकर तारीफ की। इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार की जेडीयू, जयंत चौधरी की आरएलडी के बाद अब बीजू जनता दल भी पुराने गठबंधन में वापसी करने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है। ताजा खबर ओडिशा से है। यहां बीजू जनता दल की 15 साल बाद एनडीए में घर वापसी लगभग तय मानी जा रही है। अपनी हालिया बैठक के बाद बीजेडी के नेताओं ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। भाजपा और बीजेडी के साथ आने से लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को मजबूती मिलेगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी को 12, भाजपा को 8 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब भाजपा लोकसभा में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। इसके बदले में विधानसभा चुनाव में भाजपा कुछ सीटें छोड़ देगी। भाजपा ने यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के सामने भी रखा है। हाल ही के दिनों में एनडीए से वो दल भी जुड़े हैं जो कभी साथ छोड़कर चले गए थे। नीतीश कुमार के साथ ही चंद्रबाबू नायडू और अब नवीन पटनायक के एनडीए में आने के बाद यह अटल बिहारी वाजपेयी के दौर वाला एनडीए नजर आने लगा है। नवीन पटनायक 15 साल बाद एनडीए में लौट रहे हैं। इससे पहले 1998 से 2009 तक यानी कि करीब 11 साल तक वे एनडीए में रहे। दिसंबर 2008 के कंधमाल जिले में सांप्रदायिक दंगे भड़कने के बाद बीजेडी ने भाजपा से नाता तोड़ दिया था। हालांकि यह भी गौर करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद समय समय पर बीजेडी ने संसद में सरकार का साथ दिया है। नवीन पटनायक को इंडिया अलायंस में शामिल करने के भी कई प्रयास हुए, लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया। साल 2014 में बीजेडी का वोट शेयर 5% इजाफे के साथ 43.9% पहुंच गया और 117 सीटें जीतकर पार्टी ने फिर से सरकार बना ली। 2014 26% वोट शेयर के साथ 16 सीटें जीतकर कांग्रेस दूसरे और बीजेपी 18.2% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2014 की हार के बाद बीजेपी ने ओडिशा में सक्रियता बढ़ा दी। नतीजा 2019 के विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी 32.8% वोट शेयर के साथ 23 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस 16.3% वोट के साथ 9 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर खिसक गई। बीजेडी का वोट शेयर 1.3% इजाफे के साथ 45% के पार पहुंच गया, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले 5 सीटें कम हो गई। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।